हम उस संसद की इज्जत करते हैं जहां 5.5 फीट का एक रेल मंत्री बैठता था, जिसने एक रेलवे दुर्घटना पर अपना इस्तीफा फेंक कर मारा था, जिसका नाम लाल बहादुर शास्त्री था। हम आज उस लाल बहादुर शास्त्री की इंतहाई अदब के साथ इज्जत करते हैं, जिसका कद छोटा, प्रधानमंत्रित्व पद की अवधि छोटी, पर काम इतने बड़े कि पाकिस्तान के सरजमीन तक उसकी धौंक पहुंची। आज भारत माता के उस सपूत बेटे का जन्मदिन है, जिसने अपने सार्वजनिक जीवन के कुल 9 बरस अपने घर परिवार को छोड़कर सलाखों के पीछे सिर्फ इसलिए गुजारे ताकि सदियों से भारत माता के हाथों में जकड़ी हुई बेड़ियों के खिलाफ एक क्रांति लाई जा सके। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फॉलोअप.in की एक खास पेशकश, जिसका नाम है जयंती विशेष। आपको वाराणसी के समीप रामनगर में रहने वाले उस नन्हे यानी लाल बहादुर शास्त्री का वह किस्सा भी कैसे सुनाएं कि जब वह महज 3.5 महीने के ही थे तो प्रयाग के गंगा तट पर अपनी मां की गोद से गिर जाने पर कई घंटों तक मिले ही नहीं, क्योंकि भीड़ ही इतनी ज्यादा थी। मां राम दुलारी रोते रोते वहीं बैठकर गंगा मैया से अपने नन्हे के जान के लिए मन्नत मांगती रही। कहा, हे गंगा मैया, अगर आज मेरा बेटा मिल गया ना तो मेरे नन्हे के ब्याह होने के बाद अपनी बहू और बेटे के संग यहां आकर आपको पियरी साड़ी चढ़ाए। शायद राम दुलारी की मन्नत स्वीकार हुई। नन्हे उसी मेले में एक टोकरी में गिरे मिले। सनद रहे कि संपूर्ण भारत को आखिरकार यह सौभाग्य मिल पाया कि वही बचपन का नन्हे यानी लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन। राम दुलारी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कुल 23 बरस बाद अपने नन्हे की शादी के उपरांत शास्त्री और उनकी पत्नी संग मैया गंगा को पियरी चढ़ाने पहुंचे। भारत में वो दौर आया जब असहयोग आंदोलन अपने उरूज पर था। लाल बहादुर शास्त्री के संग उनकी पत्नी ललिता शास्त्री भी आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। इसी सिलसिले में वह एक सेठ की दुकान पर पहुंची और उनसे निवेदन किया कि वो विदेशी सामान का बहिष्कार कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो जाए। सेठ चालाक था। उसने ललिता शास्त्री से कहा कि आप जो हाथों में चूड़ियां पहनी है ना, वो अभी विदेशों में ही बनी है, और अगर आप विदेशों में बनी अपनी इन्हीं चूड़ियों को तोड़ देंगी तो हम भी अपने विदेशी सामान का बहिष्कार कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। अपनी सुहाग की रक्षा के लिए हाथों में पहनी गई चूड़ियों को तोड़ने की इस बात को सुनकर ललिता शास्त्री एकदम स्तब्ध रह गए। भीड़ जुटने लगी तो लाल बहादुर शास्त्री भी मौके पर उस दुकान पर ही पहुंच गए। मानो इशारों इशारों में लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी पत्नी ललिता शास्त्री से कहा हो कि देश के लिए कोई भी बलिदान बड़ा नहीं है। इतना समझना भर ही था कि ललिता शास्त्री ने बगल के पत्थर पर अपने हाथों को पटक पटक कर पूरी चूड़ियां तोड़ दी। लाल बहादुर शास्त्री को जीवन में ऐसे ही स्वाभिमानी स्त्री और इसी स्वाभिमानी स्त्री का साथ जीवन भर। भारत के समूचे राजनीतिक परिदृश्य के संपूर्ण इतिहास में ऐसी घटना बिरले ही पढ़ने को मिलती है कि आजाद भारत में सन 1952 में हुए पहले आम चुनाव में कोई कांग्रेसी नेता योग्य उम्मीदवारों को पार्टी का टिकट बांटने में इतना मशगूल हो गया हो कि अपने लिए कोई टिकट लिया ही नहीं। पर यह नेहरू के नजरों की इनायत ही कहिए कि लाल बहादुर शास्त्री के टिकट न लेने की बात का पता चलते ही नेहरू ने शास्त्री को राज्यसभा से सांसद जबरन ही बनवाया और भारत के पहले कैबिनेट में सबसे महत्वपूर्ण रेल एवं यातायात विभाग भी सौंपा। लाल बहादुर शास्त्री वाकई बड़े और भारत के महानतम नेताओं की स्वर्णिम सूची में शामिल हुए। 1964 में पंडित नेहरू के देहांत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष कलराज के नेतृत्व में चल रहे सिंडिकेट राज ने मोरारजी देसाई के उतर लाल बहादुर शास्त्री को अपना सर्वोत्तम नेता माना और तभी गांधी, नेहरू और सरदार पटेल के विरासत को सरसब्ज करने के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए द अनचैलेंज्ड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, जिनके लिए पोशाक कर था बस धोती कुर्ता, जवाहर बंडी और गांधी टोपी। भारत के पहले कैबिनेट में रेल मंत्री, दूसरे कैबिनेट में गृह मंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तो पंजाब में खालिस्तान की मांग चल रही थी। दक्षिण में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने के खिलाफ हिंसक आंदोलन चल रहा था।
भारत के कई राज्य सूखे की चपेट में थे। सरकारी भंडारण में अनाज नहीं बचा था। भारत के आत्मसम्मान से कदापि न समझौता करने वाले लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के नागरिकों से आह्वान किया कि आप दिन में एक बार कम से कम उपवास रखें। तो कुछ ऐसे ही थे हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि जिनके ही दृढ़ अनुशासन से वह पाक हिंद से हारा था, जय जवान जय किसान, यह उनका ही तो नारा था। लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। वह भी तब जब 1962 में चीन और भारत के सैन्य युद्ध में भारत की पूरी सैनिक शक्ति ही तबाह हो चुकी थी। युद्ध के दौरान ही लाल बहादुर शास्त्री के अभिभाषण का एक हिस्सा आज भी बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा था कि मेरे सैनिक अधिकारियों का मनोबल ऊंचा था, वह कुछ कर गुजरने को उद्धत थे। मैंने उनकी पीठ थपथपाई और कहा, बहादुरों बढ़ते जाओ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर भारत पाक के मध्य युद्ध विराम हो गया। सोवियत संघ के प्रधानमंत्री सीजन ने शास्त्री को ताशकंद में संधि वार्ता हेतु आमंत्रित किया था। बस यही वह संधि वार्ता थी जहां से अब लाल बहादुर शास्त्री वर्तमान को छोड़ स्वर्णिम इतिहास में तब्दील होने वाले। हृदय के रोगी रहे शास्त्री जी की मौत ताशकंद में 11 जनवरी की प्रातःकाल संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। भारत के इकलौते प्रधानमंत्री जिनकी मौत भारत के सरजमीन पर नहीं बल्कि दूसरे देश के जमीन पर हुई थी। आज इंडियन नेशनल कांग्रेस के कद्दावर नेता, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, भले ही आज वह भौतिक रूप से हमारे बीच न हो, पर उनकी वैचारिकता आज भी भारत के हर कस्बों, हर जिलों, हर गांव में दिलो जान से जिंदा है। आज लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in